संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में 20 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर शीर्ष अदालत अपना फैसला देगा। तो सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। 5 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। कानूनी मान्यता समलैंगिक विवाह को मिलेगी या नहीं, इस पर आज बड़ा फैसला होगा। तो इस संबंध में कुल 20 याचिकाएं दायर की गई हैं और माना जा रहा है कि इन 20 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आज फैसला सामने आ सकता है। संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इसे लेकर साफ हो जाएगा कि समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज लीगल तौर पर लागू होगी या नहीं होगी। तो समलैंगिक विवाह से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। 5 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला होगा और 5 जजों की संविधान पीठ ये तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं, यानी कि सेम सेक्स मैरिज क्या कानूनी तौर पर लागू किया जाएगा या इसे रद्द कर दिया जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। आपको बताते चले कि इस पर कई दिनों तक सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और ये बात क्लियर हो जाएगी कि लीगली तौर पर समलैंगिक विवाह अस्तित्व में आएगा या नहीं आएगा। तो आपको बताते चले, इससे पहले 10 दिन तक सुनवाई करने के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज फैसला सामने आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। तो संविधान पीठ में कौन कौन है ये भी आपको बताते चले, ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार आपको बता रहे हैं। सीजेआई, डीवीआई, चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन सहित और भी जस्टिस है जो अपना फैसला सुनाएंगे। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। राजस्थान कांग्रेस में टिकटों पर पेच फंस गया है। बड़े पैमाने पर टिकट काटने की तैयारी आला कमान की ओर से कर ली गई है। पार्टी के सर्वे में विधायकों के प्रति जनता का रोष सामने आया है। सत्ता विरोधी लहर के चलते कई टिकट कट सकते हैं। इन्हें सुलझाने को लेकर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी चर्चा की जाएगी। विधायकों के टिकट काटने के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। आज होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आज की बैठक के बाद लगभग तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन से वो उम्मीदवार हैं जिन पर पार्टी अपना भरोसा जताएगी। सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शिवम, आज की बैठक महत्वपूर्ण और माना जा रहा है कि कई वर्तमान विधायकों के टिकट कट सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपने नोटिस किया होगा पिछले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, चारों राज्यों की जो कांग्रेस की लिस्ट थी वो जारी हो गई थी, लेकिन राजस्थान को लेकर अक्टूबर माह से ही प्रदेश है और कांग्रेस लिस्ट जारी नहीं कर पा रही। आज बेहद महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसलिए है क्योंकि पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है, हमारे सूत्र बताते हैं कि पार्टी आलाकमान ने जो तमाम सर्वे कराए हैं अपनी टीम्स के द्वारा, उसमें जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। ऐसे में पार्टी उन एमएलए का टिकट काटना चाहती है और उनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इससे सहमत नहीं है। वो उनका तर्क ये है कि जो एमएलए जब पार्टी में विद्रोह हुआ था वो दौरान साथ खड़े रहे या जहां पर मजबूत विकल्प नहीं है वहां पर पार्टी अगर बड़े पैमाने पर टिकट काटती है तो इसका नुकसान होगा। बीते 2-3 दिन पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, तो इसमें इसको लेकर काफी रोचक चर्चा हुई थी। चर्चा ये थी कि अगर आप टिकट काटेंगे भी तो किस उम्मीदवार को वहां से उतारेंगे, वहां पर विकल्प कौन सा है। लेकिन पार्टी को ऐसा लगता है कि विधायकों के प्रति जनता में बेहद रोष है, जनता में नाराजगी है और उसका नुकसान कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बीते 2 चुनाव जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उसके बाद जब हारी तो जो आंकड़ा था वो 10 से 20 के बेस पहुंच गया। लेकिन पार्टी अब इसको लेकर बेहद सीरियस है और पार्टी आलाकमान ने आज के जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें क्या निर्णय होता है उसको लिया जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर तय है कि पार्टी के जो आंतरिक सर्वे है उसके आधार पर
कई विधायकों की टिकट कर सकती है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत लगातार प्रयासरत है कि सिटिंग एमएलए की टिकट ना कटे। आज की स्क्रीनिंग कमेटी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। अगर अशोक गहलोत कामयाब होते हैं तो तमाम जो विधायक है उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन पार्टी अगर आंतरिक सर्वे और जिताऊ उम्मीदवार की लेकिन शिवम, पार्टी के सामने अब चुनौती बड़ी है, क्योंकि जैसा कि पर्यवेक्षक पहुंचे थे उन्होंने जमीनी हकीकत भी जानी थी, और आप भी बता रहे हैं कि वहां पर सत्ता विरोधी लहर और जो लोग हैं वो विधायकों से खफा है क्योंकि कामकाज नहीं किए गए। ऐसे में अगर टिकट देते हैं तभी भी हार जाएंगे, और अगर टिकट उन्हें नहीं देते हैं तो अब चुनौती यह है कि फिर किन्हें उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत नहीं है कि जो वर्तमान विधायक है उनके टिकट कटे। देखिए, निश्चित तौर पर यही एक बड़ी समस्या है कि अगर आप टिकट काटते हैं तो वहां पर कौन सा और मजबूत विकल्प पार्टी के पास है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीते 2 सालों से जिन विधायकों ने भले ही 3 साल काम न किया हो, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में अशोक गहलोत ने न सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया बल्कि विधायकों को फ्री एंड ठीक है शिवम, अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं रह गया है पार्टी के पास कि वो उम्मीदवारों की घोषणा करे। देखना होगा कि किसे उम्मीदवार के तौर पर पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे इस बीच दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का। बीजेपी में भवानी सिंह कालवी शामिल होंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल्याण सिंह कालवी के पोते भवानी सिंह हैं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के पोते बीजेपी में शामिल होंगे। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह के बेटे भवानी सिंह और केंद्रीय मुख्यालय बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। राजपूत समाज को साधने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से लगातार कई विधायक, कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो लोग बीजेपी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए थे वो भी अब वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्लस पॉइंट यहां पर बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि राजपूत समाज में इनका दबदबा है। राजपूत समाज निश्चित तौर पर इलेक्शंस को भी अफेक्ट करता है। एक बड़ा वोट शेयर राजपूत समाज का है, और ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि एक बड़ा नेता अब बीजेपी को ज्वाइन करने वाला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, भवानी सिंह कालवी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी को कालवी के ज्वाइनिंग के बाद निश्चित तौर पर मजबूती मिलने वाली है। तो केंद्रीय मुख्यालय में वो बीजेपी का दामन थामेंगे। कुछ ही समय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां पर कालवी बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे और राजपूत समाज को साधने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, ये तो बड़ी खुशी की बात है बीजेपी के लिए अगर राजपूत समाज के वोट साधने हो तो, क्योंकि भवानी सिंह कालवी अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मुख्यालय में आज महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग होनी है और राजपूत समाज को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी का भवानी सिंह कालवी को ज्वाइन करवाया जा रहा है। भवानी सिंह कालवी वो जो कि उनकी बड़ी विरासत है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं। कल्याण सिंह कालवी का लोहा आज भी राजस्थान में माना जाता है। और लोकेंद्र सिंह कालवी जो कि राजपूत करणी सेना के संस्थापक माने जाते हैं, राजपूत समाज के बड़े समाज सेवी रहे, उनके बेटे के भवानी सिंह कालवी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से बहुत बड़ा फायदा भाजपा को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी हैं भवानी सिंह कालवी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कई लीग जीती है पोलो के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सुजान की तरफ से ये खेला करते हैं। बड़ी शख्सियत है, बहुत सहज और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है भवानी सिंह कालवी। इनके भारतीय जनता पार्टी में आने से न सिर्फ मारवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ होगा। भवानी सिंह कालवी तो शामिल हो ही रहे हैं, उसके अलावा एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर, महाराणा प्रताप के वंशज विश्वजीत सिंह मेवाड़ भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं विश्वजीत सिंह मेवाड़, ये भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी, सुबह 11:30 बजे भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इनको ज्वाइन करवाएंगे। दोनों बड़े चेहरे हैं। विश्वजीत सिंह मेवाड़ को भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करवाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मेवाड़ हलके में इनका फायदा लेना चाहती है। इनके रसूख का, इनके प्रभाव का फायदा भाजपा को मिलेगा और बड़ा लाभ होगा। पहले इस प्रकार की चर्चाएं थी कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बड़े भाई
विश्वजीत सिंह मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इनके थामने से न केवल राजपूत समाज बल्कि पूरे मेवाड़ में भाजपा को बड़ा फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से इस विधानसभा चुनाव में बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि दो बड़े चेहरों को बीजेपी आज ज्वाइन करवाने जा रही है। कल तक इस प्रकार की खबरें नहीं थी, सुबह ही बिल्कुल लखवीर, तो एक और बड़ी सूचना आप दे रहे हैं दर्शकों को, ये खबर भी ब्रेक करते चले। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, विश्वजीत सिंह मेवाड़ बीजेपी में शामिल होंगे। महाराणा प्रताप के वंशज हैं जो अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं विश्वजीत सिंह, जो कुछ ही समय में अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। मेवाड़ में भाजपा को इससे लेकर एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। लखवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, जिस तरीके से लगातार कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे, इससे पहले हमने देखा कि ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कई लोग जो खफा होकर पार्टी छोड़कर चले गए थे वो भी दोबारा से वापसी कर रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जा सकता है इसे बीजेपी के लिए। बिल्कुल प्रियंका, पहले जाट मतदाताओं को साधने के लिए, किसान वर्ग को साधने के लिए ज्योति मिर्धा को पार्टी ज्वाइन करवाई गई। ज्योति मिर्धा की एक बड़ी लेगेसी है, न केवल नागौर में बल्कि पूरे मारवाड़ में उनका रसूख माना जाता है। जाट मतदाताओं में अच्छी पकड़ है। ऐसे में पूरे प्रदेश में जाट चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई गई। उनके बीजेपी ज्वाइन करवाने के बाद मारवाड़ अंचल में बीजेपी को काफी लाभ मिल भी रहा है। वहीं आज दो बड़े राजपूत चेहरे भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भवानी सिंह कालवी की एक बहुत बड़ी लेगेसी है। भवानी सिंह कालवी खुद अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी हैं। उसके साथ ही करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, राजपूत समाज में उनका रसूख काफी है। जहां लोकेंद्र सिंह कालवी खड़ा हो जाया करते थे, लाखों लोग उनके लिए खड़े हो जाते थे। उनके एक आह्वान पर लाखों लोग खड़ा होते थे। तो इस पैमाने का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, इस रसूख का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। इसलिए भवानी सिंह कालवी को बीजेपी ज्वाइन करवाई है और विश्वजीत सिंह मेवाड़, जो कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं, उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है। इन दोनों नेताओं के बीजेपी में आने के बाद न केवल राजपूत समाज बल्कि 36 कौम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मेवाड़ में तो विश्वजीत सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ की साख इस कदर है प्रियंका कि इन दोनों लोगों की जब कहीं भी आगमन होता है तो 36 कौम दिल खोलकर स्वागत करता है। और राजपूत समाज में तो इस प्रकार का रसूख है कि जो फिलहाल महाराज कुमार है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उदयपुर के महाराज अरविंद सिंह मेवाड़, उनसे ज्यादा रसूख महेंद्र सिंह मेवाड़ का और विश्वजीत सिंह मेवाड़ का है। और अगर ये चेहरे भारतीय जनता पार्टी लखवीर रसूख भी है, और जिस तरीके से पहली लिस्ट सामने आई है बीजेपी की, कई नए चेहरों को जिन्होंने हाल फिलहाल में ही पार्टी ज्वाइन किया उन्हें भी मौका दिया गया है, तो क्या यह माना जाए कि इन्हें भी मौका दे सकती है पार्टी? जी निश्चित रूप से उदयपुर संभाग की किसी भी सीट से विश्वजीत सिंह मेवाड़ चुनाव लड़ सकते हैं। सीपी जोशी के सामने विश्वजीत सिंह मेवाड़ को चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं जहां तक बात भवानी सिंह कालवी की है, तो लाडनू में अच्छा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लाडनू ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी जो पूर्व विधायक है, उनका निधन हो गया। ऐसे में पार्टी वहां किसको उम्मीदवार बनाए, इस पर संशय था। ऐसे में ये बड़ा प्रयोग हो सकता है। भवानी सिंह कालवी की जो पत्नी है वो कोठारिया राज परिवार से ताल्लुक रखती है, नाथ द्वारा से आती हैं। उनकी धर्मपत्नी के भाई ही पिछला चुनाव महेश प्रताप सिंह लड़े थे नाथ द्वारा से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। ऐसा हो सकता है, इस प्रकार की संभावना है कि भवानी सिंह कालवी की जो धर्मपत्नी है वो नाथ द्वारा से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकती हैं। और अगर ये मुकाबला होता है तो वाकई भारतीय जनता पार्टी को काफी कुछ गेन करने को वहां मिलेगा, क्योंकि दो परिवारों का रसूख वहां पर चुनाव लड़ेगा। एक तो कोठारिया राज परिवार की बेटी चुनाव लड़ेगी और कोठारिया राज परिवार के दामाद भवानी सिंह कालवी, जिनका पूरे राजपूत समाज में रसूख है, उनका फायदा भी वहां मिलेगा। तो सीपी जोशी को कड़ी चुनौती उन्हीं के मैदान में, उन्हीं की पैतृक सीट पर देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में मैसेज देने के लिए, राजपूत समाज को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है लखवीर, तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर बीजेपी को आगामी चुनाव में इसका फायदा भी मिल सकता है। बहुत शुक्रिया लखवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और विधानसभा आम चुनाव 2023 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बनाए गए सी विजिल ऐप के जरिए शिकायतों के समाधान का एक नया रास्ता निकला है। ऐप के माध्यम से मिली शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है। महज 144 घंटों के भीतर चुनाव आयोग को 3,500 के करीब शिकायतें मिल चुकी हैं। प्रदेश में इस ऐप के तकरीबन 1,35,000 डाउनलोड्स हुए हैं और एनफोर्समेंट एजेंसी ने आचार संहिता लगने के बाद 63 करोड़ के अवैध सामान भी जब्त कर लिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में वोटिंग की तारीखों के ऐलान के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी मशक्कत तेज कर दी है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सी विजिल ऐप शुरू किया है, जिसमें आदर्श आचार संहिता लगने के 144 घंटे के भीतर ही 3,776 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 132 शिकायतों में वीडियो के साथ सबूत पेश किए गए हैं, 332 शिकायतों में ऑडियो के साथ सबूत दिए गए हैं, जबकि 2,963 शिकायतों में पिक्चर के जरिए सबूत देकर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत रिपोर्ट की गई है। इनमें रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 610 शिकायतों को सही भी पाया है और उनका तय समय सीमा में निस्तारण भी कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें जयपुर जिले से मिली हैं। और जहां-जहां जितना जा सकता था उसको ले गए, लेकिन अब हम उसका लाइव जो हो गया है तो शिकायत अब जैसे पॉलिटिकल पार्टी ने भी हमसे जानकारी ली कि सी विजिल ऐप लाइव हो गया है क्या, तो नाउ इट्स अ लाइव ऐप, कोई भी शिकायत उस पर की जा सकती है। और जैसा पहले भी बताया मैंने कि 100 मिनट में हमारा वो प्रोटोकॉल है उसका सब दिखता है, सीओ को भी दिखेगा कि कहाँ पर है, कौन सी एफएसटी है, फ्लाइंग स्क्वाड के पास गया है, इंटरसेप्ट कब किया, कितनी देर में काम हुआ, क्या रिपोर्ट है, तो करके ये एसपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, डीओ के पास, सबके पास जाएगा। और अगर वो सहमत नहीं है, शिकायतकर्ता अपना अगर नंबर देता है, मोबाइल नंबर देता है, तो उसको भी सूचित किया जाएगा। वहीं विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने आचार संहिता लागू होने से अब तक 63 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त की है। इसमें आचार संहिता लगने से अब तक 7 करोड़ 48 लाख रुपए कैश, 28 करोड़ 61 लाख रुपए की ड्रग्स, 4 करोड़ 75 लाख रुपए की शराब और 5 करोड़ 76 लाख की सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं भी शामिल हैं, जबकि फ्रीबीज 16.72 करोड़ के जब्ती की गई है। सी विजिल किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। आम जन इस ऐप का इस्तेमाल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 100 मिनट की समय सीमा में अधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाने का भी विकल्प है। कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड आधारित सी विजिल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्ले स्टोर से इस ऐप के 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। बदलती तकनीक के इस दौर में राजस्थान का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो अलग होता जा रहा है। इस बार सी विजिल ऐप के जरिए राजस्थान में आचार संहिता के जो उल्लंघन के मामले हैं उनकी शिकायतें दर्ज की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में 3,800 से ज्यादा शिकायतें आ भी चुकी हैं और उनमें से 600 से ज्यादा शिकायतें सही भी पाई गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तकनीक और एनफोर्समेंट का यह मिश्रण राजस्थान में किसी भी प्रकार के प्रलोभन मुक्त चुनाव संपन्न कराने में कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान में ईडी की ओर से ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी की ओर से छापा पड़ा है। जयपुर से लेकर नागौर सहित कई शहरों में ईडी की ओर से रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश में तकरीबन 10 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली और राजस्थान की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो पेपर लीक मामले को लेकर लगातार ईडी की ओर से एक्शन लिया जा रहा है और कई जगहों पर जॉइंट ऑपरेशन भी ईडी और आईटी की ओर से चल रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई। एक साथ ताबड़तोड़ कई जगहों पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है और यही वजह है कि कई जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर राजधानी सहित नागौर और कई शहरों में ईडी की ओर से रेड पड़ी है। और राकेश शर्मा सहयोगी जयपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कई जगहों पर एक साथ कार्रवाई ईडी की ओर से, क्या अपडेट मिल पा रहा है इसे लेकर? रीट प्रकरण में भी छापे की कार्रवाई शुरू की है। पहले पेपर लीक प्रकरण में चल रहा था। पेपर लीक प्रकरण में जो है जो दूसरी परीक्षाएं थी उनको लेकर के, चाहे वो सेकंड ग्रेड की भर्ती हो या लेक्चर्स हो या अन्य जो भर्तियां थी, उस मामले में छापे कार्रवाई थी। लेकिन अब पर्टिकुलरली रीट वाला जो मामला था जिसमें पेपर लीक हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पर पैसे की लेन देन के आरोपी इसमें सामने आए थे और एक मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका इसमें थी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर धन प्रवाह की इसमें सूचना जो है ईडी को मिली है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज करके और अब छापे की कार्रवाई शुरू की है। छापे की कार्रवाई इस वक्त हम जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर ये सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर का जो वेंकटेश्वर कॉम्प्लेक्स है, इसमें फ्लैट नंबर 103 में कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ सीकर, झुंझुनू, नागौर, कई जिलों में जो है ईडी की टीमें जांच में जुटी है। चूंकि रीट पेपर प्रकरण में जो लगातार एक बार राज्य सरकार को इसका आयोजन दोबारा करना पड़ा था, पहले भी ये परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पेपर वायरल हुआ उसमें ये शिकायत भी दर्ज हुई थी कि जो पूरा मामला है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसे की लेन देन हुई है। जो राजस्थान सरकार की जांच एजेंसी है एसओजी, उसने भी रीट पेपर लीक प्रकरण में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था और बड़ी मात्रा में जो पैसा भी जब्त किया गया था। साथ ही जो रीट पेपर के मामले में ही जो है कई जो ऐसे इसमें संलिप्त लोक सेवक पाए गए थे, उन पर भी कार्रवाई हुई थी। अब चूंकि ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की है, तो इस मामले में जो बड़ी संलिप्तता है, जिनको अभी तक बचाया गया था राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा, उन पर अब शिकंजा कसने की तैयारी ईडी ने की है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि सीकर में जिन ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है वो एक राजनेता के करीबी हैं और इसके अलावा 2 आरपीएस भी इसकी जद में बताए जा रहे हैं, चूंकि उनकी संलिप्तता भी इसमें शामिल पाई गई है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, जायल है, सीकर है, यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, चूंकि सीकर एजुकेशन का हब है और वहाँ पर पहले भी कलाम कोचिंग सेंटर है, वो विवादों में रहा है। वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ के जो पेपर्स सेट होने की बात वहाँ पर आई थी और वहाँ पर पेपर सेट होकर के प्रतियोगी परीक्षाओं के जाते रहे हैं और वहीं से जो पेपर लीक प्रकरण की शिकायतें भी मिली थी। तो अब ईडी इन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। जो शिकायतें मिली हैं और इसमें जो धन का प्रवाह हुआ है उसी के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई में 5 टीमें राजस्थान की हैं, अल सुबह ये टीमें निकली हैं। इसके अलावा 5 टीमें दिल्ली से आई हैं। लगभग 10 ठिकानों के आसपास ये छापे कार्रवाई शुरू की गई थी और ये कार्रवाई आगे भी बढ़ सकती है। जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जा रहा है। रीट पेपर चूंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत जबरदस्त राकेश, क्योंकि कई बड़ी कार्रवाई से पहले भी हमने देखी है रीट पेपर लीक मामले को लेकर की जा चुकी है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अब देखना है कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई की जाती है इसमें कौन कौन से नाम उजागर होते हैं। आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नागौर से बड़ी खबर है, पेपर लीक मामले में ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। 3 जगहों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। डिडवाना के गांव खरिया में 2 जगह पर एक्शन लिया गया है। नागौर के चकढाणी गांव में भी कार्रवाई की जा रही है। सीआरपीएफ के जवान घरों के बाहर तैनात हैं। ईडी के अधिकारी पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। तो पेपर लीक मामले को लेकर लगातार ईडी की सख्ती देखने को मिल रही है। ईडी एक्शन मोड पर है और इस वक्त की ये तस्वीरें आप नागौर से देख पा रहे हैं, जहां पर ईडी की ओर से पेपर लीक मामले को लेकर छापे पड़े हैं और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यहां पर टीम पहुंची हुई है। 3 जगहों पर जांच की कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो
ईडी की ओर से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। अब देखना है कि क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।